तो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज अपन जो अपना टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है एडवांस मैथ्स का पहला टॉपिक, संख्या पद्धति। क्या नाम है? संख्या पद्धति। वैसे मैथ्स के अंदर सबसे पहले ये टॉपिक पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हमें संख्याओं के ज्ञान के बारे में पता चलता है। संख्याओं का विभाजन किस प्रकार होता है, कौन सी संख्या किस प्रकार बनती है, ठीक है ना। विभाज्यता का नियम क्या होता है, यूनिट डिजिट क्या होता है, जातीय मान, स्थानीय मान, इन सभी का पता चलता है। तो आज अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो संख्या पद्धति। कम से कम ये 2 या 3 क्लासों में अपना कंप्लीट हो जाएगा। ये आज अपनी पहली क्लास है संख्या पद्धति की। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं संख्या क्या होती है, इनका पता होना चाहिए। संख्याओं का विभाजन किस प्रकार होता है, तो एक छोटा सा देखो, संख्याओं का वर्गीकरण है। संख्या अपन पढ़ते हैं, प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य, ये सब पढ़ते हैं। पूर्णांक, इंटीजर क्या होता है। वास्तव में ये बने किस से होती है, इनका हमें पता होना चाहिए। तो इन सभी की आज अपन चर्चा करने वाले हैं। इन सभी संख्याओं का पता होगा ना, तभी और भी टॉपिक हैं उनमें इनका क्वेश्चन बनता है। जैसे अपन एवरेज टॉपिक पढ़ते हैं, औसत है, क्वेश्चन बनता है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अब अपने को अभाज्य संख्याओं को पता ही नहीं होता कौन सी है, तो इस टॉपिक से ही अन्य टॉपिकों में क्वेश्चन बनते हैं। तो संख्याओं का पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, देखो संख्याओं के मुख्य प्रकार की बात करें तो संख्याओं को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो होती है वास्तविक संख्या, जिसे क्या कहा जाता है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, जो वास्तव में अपन यूज करते हैं, उन संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। दूसरी क्या होती है, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। और तीसरी होती है मिश्रित संख्याएं, मिक्स्ड संख्याएं। 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या और मिश्रित संख्या। वास्तविक संख्या कौन सी संख्या होती है, जिन्हें हम नंबर लाइन पर दर्शाते हैं। देखो इस प्रकार नंबर लाइन पढ़ते थे ना, देखो यहाँ 0 है, 1, 2, 3, 4 और अनंत तक चलती है। इसी प्रकार -1, -2, -3 और माइनस का अनंत तक चलती है। जिन संख्याओं को अपन इस नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं ना, वो संख्याएं कौन सी संख्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्या कहलाती हैं। जिनको दर्शा सकते हैं वो वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर है वो। तो फिर काल्पनिक संख्याएं कौन सी हैं, जो कल्पनाओं में हो, कल्पनाओं जिनको अपन कभी यूज ही नहीं करते, जिनको अपन कभी यूज ही नहीं करते। मैं आपको बोल दूं रूट के अंदर -1 है, ऐसा कभी यूज करते हैं क्या? ये काल्पनिक नंबर है, इसको आयोटा कहा जाता है। इसको इस प्रकार दर्शाया जाता है, इंग्लिश में इसको आयोटा कहा जाता है। रूट के अंदर -1 का मान होता है, वो आयोटा होता है। जैसे रूट के अंदर मैं बोल दूं आपको -3, इस प्रकार का नंबर यूज करते हैं क्या अपन? नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसको देखो, रूट के अंदर -3 है, इसको क्या लिखूंगा मैं, ये लिख सकता हूं क्या, इसको माइनस का 1 गुणा 3 लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं। -1 को 3 से गुणा करूंगा, फिर से -3 ही बनेगा। -1 का मान क्या होता है, आयोटा, तो इसको 3 आयोटा लिखा जा सकता है क्या? तो यानी इस प्रकार की संख्याएं जो कल्पनाओं में हो, जैसे रूट के अंदर -1, रूट के अंदर -3, जैसे ये आयोटा आ जाए, तो ये सभी संख्याएं कौन सी संख्या होती हैं, काल्पनिक नंबर होते हैं, ठीक है ना। इमेजिनरी नंबर बोला जाता है इनको। इनको अपन को यूज नहीं करना, नहीं ये अपने एग्जाम में आता है। लेकिन वास्तव में संख्याओं का विभाजन होता है, तब इनको बताया जाता है कि ये काल्पनिक नंबर। एक होता है मिश्रित संख्या। मिश्रित से पता चल रहा है इन दोनों का योग कर देना, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याओं का, इन दोनों का मिश्रण करते हैं, क्या बन जाती है, मिश्रित संख्या बन जाती है। जैसे मैं आपको बोल दूं 5 रूट के अंदर -5 प्लस का 2, देखो ये काल्पनिक नंबर है क्या, और ये वास्तविक, इन दोनों का योग किया है क्या? हाँ, तो यही मिश्रित संख्या है। यानी वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याओं का योग ही क्या कहलाता है, मिश्रित संख्या कहलाता है। तो अपने को ये ना तो ये पढ़नी है और ना ही ये पढ़नी, अपने को पढ़ना क्या है, ये वास्तविक संख्या पढ़नी है। बस वास्तविक संख्याओं में से कौन सी संख्या बनी, सभी संख्या पढ़नी है अपने को। तो आगे अपन बात करते हैं, तो वास्तविक संख्याओं का विवरण देखें तो इसके अंदर एक तो बनता है पूर्णांक। वास्तविक संख्या को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पूर्णांक को क्या कहा जाता है, इंटीजर। एक तो पूर्णांक और एक क्या होता है, दशमलव यानी डेसिमल। दशमलव को अलग से पढ़ेंगे, दशमलव फिर से अलग अलग भागों में विभाजित होता है। पूर्णांक भी सभी संख्याएं अपनी जो पढ़ते हैं ना अपन, प्राकृत, पूर्ण, सम,
विषम, भाज्य, अभाज्य, जितनी भी संख्याएं पढ़ते हैं ना अपन, वो सभी संख्या किससे बनी होती हैं? इस पूर्णांक यानी इंटीजर से ही बनी होती हैं। अब आप देख रहे हो कि पूर्णांक है, जो ऋणात्मक पूर्णांक होता है शून्य होता है और धनात्मक पूर्णांक होता है। किस प्रकार होता है? अभी मैंने बताया था कि वास्तविक जो रियल नंबर होते हैं ना, कौन से नंबर होते हैं? जो संख्या रेखा पर दर्शाए जाते हैं। जैसे मैंने फिर से दर्शा दिया, ये एक संख्या रेखा है, 0, 1, 2, 3 और इस प्रकार इन्फिनिटी। इधर देखो -1, -2, -3 और इन्फिनिटी। यही तो होता है। इसके अंदर देखो, जो संख्या रेखा के ऊपर दर्शाया जाता है, जिसके अंदर एक तो होता है प्लस का मान, जो प्लस के मान में होती है ना, 1, 2, 3, 4, 5, इसे क्या कहा जाता है? इन्हें धनात्मक पूर्णांक कह दिया जाता है। एक इसके अंदर क्या है? शून्य, तो शून्य भी क्या है? पूर्णांक ही है। और एक शून्य से पहले जो नंबर क्या है? ऋणात्मक है, उन्हें क्या कहा जाता है? ऋणात्मक पूर्णांक। तो पूर्णांक या इंटीजर वही नंबर है, वही रियल नंबर है जिनको संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है। तो उसको देखो, धनात्मक है 0 और ऋणात्मक। तो इसी प्रकार इसके 3 विभाजन हो गए कि पूर्णांक यानी इंटीजर कितने प्रकार के? 3 प्रकार। एक तो 3 धनात्मक पूर्णांक, जो धनात्मक संख्या होती है। एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, जो ऋणात्मक में यानी माइनस में होता है नंबर। एक होता है 0, जो शून्य, जो न तो प्लस का होता है और न माइनस का। अरे शून्य प्लस माइनस का होता है क्या? नहीं होता। देखो 5 + 0 और 5 - 0, बताओ क्या आएगा? 5 आएगा। तो शून्य न तो प्लस का होता है न माइनस का होता है, इसीलिए ये बीच में आता है दोनों के। दूसरी साइड एक होता है दशमलव रूप है। दशमलव देखो, शांत अशांत दशमलव संख्याओं के समूह को क्या कहा जाता है? दशमलव या डेसिमल। दशमलव में अपन पढ़ते हैं, एक तो शांत दशमलव होता है, एक अशांत दशमलव होता है। शांत दशमलव कौन सा होता है? जो शांत हो जाता है, थोड़ी दूर चलकर क्या हो जाता है? शांत। जैसे मैं आपको बोलूं 0.5, ये एक शांत दशमलव है क्या? ये रुका हुआ है। मैंने बोल दिया 0.20, ये शांत दशमलव है क्या? शांत दशमलव ये। अरे ये रुका ही हुआ है, अशांत है। अशांत जो रुकता नहीं है, चलता रहता है। जैसे 1.5 बोला है, 1.5 का मान क्या होता है? 0.20 होता है। इसका मतलब ये शांत दशमलव। मैंने बोल दिया 1/3 है, 1/5 का मान 0.20, इतना ही भाग जाएगा, आगे भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब ये शांत दशमलव है, ये एक जगह रुक चुका है। लेकिन मैंने बोल दिया 1/3, तो 1 में 3 का भाग दोगे तो क्या जाएगा? 0.3333 और ये चलता रहेगा क्या? ये चलता रहेगा। ये कौन सा दशमलव है? ये अशांत दशमलव है। तो दशमलव 2 प्रकार के होते हैं, एक तो शांत जो रुक जाता है, और एक अशांत जो रुकता नहीं है, चलता रहता है। अब अशांत दशमलव फिर 2 प्रकार के होते हैं। अशांत दशमलव फिर 2 प्रकार के। एक तो होता है, देखो अशांत दशमलव के अंदर रिपीट, बोलो ये नंबर रिपीट हो रहे हैं क्या? बिल्कुल रिपीट हो रहे हैं, एक ही नंबर बार बार आ रहा है, तो अशांत आवर्ती दशमलव बोला जाता है। आवर्ती यानी बार बार एक ही नंबर का आना, उसकी आवर्ती होना, तो अशांत आवर्ती दशमलव। एक होता है अशांत अनावर्ती दशमलव। अनावर्ती का मतलब है यानी सेम नंबर की आवर्ती नहीं होती है, अलग अलग नंबर की आवर्ती होती है। देखो 1/3 का मान 0.23333, सेम नंबर चल रहा है क्या? 2/3 इसका मान क्या होगा? 0.6666 आ गया। एक में लिख रहा हूं, जैसे 0.2350 इस प्रकार चल रहा है। इन दोनों में अंतर क्या है? हाँ, ये दशमलव एक तो होता है अशांत आवर्ती दशमलव। आवर्ती यानी एक ही नंबर की बार बार क्या हो रही है? आवर्ती हो रही है। एक होती है अशांत अनावर्ती दशमलव, ऐसा दशमलव जिसकी बार बार आवर्ती न हो। जैसे ये देखो, नंबर कोई फिक्स नंबर थोड़ी है, अलग अलग नंबर आ रहे हैं। तो ये दोनों है तो अशांति, लेकिन अशांत फिर 2 प्रकार के होते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव और अशांत अनावर्ती दशमलव। इन्हीं को ही तो बार के रूप में लिखा जाता है। नंबर बार बार आ रहा है क्या, इसलिए इसको बार के रूप में, जैसे 0.3 के ऊपर बार लिख दिया। क्यों लिख दिया बार? कहने का मतलब 0.3333 ये बार बार आ रहा था, इसको इस प्रकार लिख दिया भाई। ये लो 0. बार को हटाकर अपने लिख देना, जैसे बार को हटाते हैं तो नीचे 9 लिख देते हैं। क्यों लिख देते हैं? इसको हल करो, 3 से ये 1/3 बार कटा गया, और 3 का फिर भाग दो 1 में, क्या यही आएगा क्या? बस इसी प्रकार ये बना होता है, बार को हटाते हैं तो 9 लिख देते हैं। ये अनावर्ती,
अनावर्ती एक और छोटा सा मैं लिख रहा हूं, देखो मुझे बताना है ये क्या है। बताओ ये कौन सा दशमलव है? आवर्ती है या अनावर्ती है? कौन सा है? आवर्ती। अरे आवर्ती हो रही है, देखो 2357, 2357, 2357, इसका मतलब एक सेम नंबर की आवर्ती हो रही है यहाँ पर है, तो ये आवर्ती दशमलव है, अनावर्ती नहीं है। अनावर्ती का मतलब सेम नंबर की आवर्ती नहीं होगी, वो अनावर्ती होता है। तो दशमलव याद रह जाएगा क्या? एक तो होता है शांत दशमलव और एक होता है अशांत दशमलव। शांत दशमलव जो चलकर थोड़ा सा चलकर रुक जाता है, यानी वो शांति से बैठ जाता है, वो शांत दशमलव है। एक अशांत, अशांत फिर दो प्रकार का होता है, अशांत आवर्ती दशमलव और अशांत अनावर्ती दशमलव। इसके अलावा अपन बात करते हैं पूर्णांक। पूर्णांक से सभी संख्याएं बढ़ती हैं, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम, विषम, जितनी भी संख्या पढ़ते हैं ना, सब किससे बनी होती है? इसी इंटीजर से बनी होती है। जैसे ये दशमलव है, शांत दशमलव, जो दशमलव के कुछ अंकों के बाद समाप्त हो जाता है, शांत दशमलव है। जैसे मैंने बोला 1/5 का मान क्या होता है? आप बोलोगे 0.20, ये होता है क्या? यही होता है, इसका आगे कुछ नहीं है। अशांत दशमलव, अशांत दशमलव जो कभी समाप्त नहीं होता है, यानी चलता रहता है, अनंत मान तक चलता रहता है। इसके अंदर अशांत दशमलव फिर दो प्रकार का होता है, एक तो ये रहा और एक ये रहा। एक होता है एनटीडी, क्या होता है? रिपीटिंग टर्मिनल डेसिमल, एक ही अंक या समूह बार बार दोहराया जाता है। जैसे 1/3 का मान क्या था? 0.3333। वो तो सेम नंबर बार बार दोहराया जा रहा है, क्या रिपीट हो रहा है, आवर्ती हो रही है, इस प्रकार इसे कहा जाता है आवर्ती दशमलव। एक होता है नॉन रिपीटिंग, यानी नॉन रिपीटिंग बार बार आवर्ती नहीं होती है, अशांत अनावर्ती दशमलव बोला जाता है। ये दोनों मैंने बता दिए पहले ही। इसके बाद देखो प्राकृत और पूर्ण संख्या के बारे में अपन सबसे पहले बात करते हैं। प्राकृत संख्या जैसे कौन सा संख्या, कौन सा नंबर कहा जाता है? नेचुरल नंबर है, और इसे कहा जाता है काउंटिंग नंबर है, यानी गणना करने की संख्या। बताओ अपन गणना करते हैं यानी काउंटिंग करते हैं, तो सबसे पहले कौन से नंबर का यूज करते हैं? एक से चालू करते हैं, जीरो से थोड़ी चालू करते हैं, एक से चालू करते हैं। और प्राकृत संख्या भी कहां से शुरू होती है? हाँ, प्राकृत संख्या ऐसी संख्या जो 1 2 3 4 इस प्रकार चलती है और अनंत तक चलती है, उन संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसीलिए इसे काउंटिंग नंबर कहा जाता है, क्योंकि गणना करने के लिए अपन एक से स्टार्ट करते हैं। तो प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है? एक से शुरू होती है और अनंत तक चलती, याद रखना इनको। इसके बाद होती है पूर्ण संख्या, जिसे कहा जाता है होल नंबर। पूर्ण संख्या या होल नंबर, कुछ नहीं करना, प्राकृत संख्या एक से शुरू होती है, क्या एक के पहले जीरो और ऐड कर दो, एक के पहले देखो, एक से लेकर आगे अनंत तक तो वो सेम ही, कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्या। इसमें सबसे पहले क्या ऐड कर दिया? जीरो और ऐड कर दिया। तो जीरो से इन्फिनिटी तक चलने वाला नंबर कौन सा नंबर कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। तो प्राकृत संख्या एक से प्रारंभ होता है, पूर्ण संख्या जीरो से प्रारंभ होता है, जीरो से अनंत तक। याद रह जाएगा क्या? अब सम विषम इन्हीं से निकले हुए सम नंबर है। सम कौन सा है, विषम कौन सा है? इनके बीच में देखो, जिनके अंदर दो का भाग पूरा पूरा चला जाता है, सम नंबर हो जाता है, भाग पूरा नहीं जाता है, वो विषम नंबर हो जाता है। ठीक है ना, इन्हीं से बनते हैं वो नंबर। याद रह जाएंगे क्या? तो प्राकृत संख्या कौन सी संख्या होती है, पूर्ण संख्या कौन सी? अब प्राकृत संख्या से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, आपके बढ़िया वाले क्वेश्चन बनते हैं। सम विषम, देखो प्राकृत संख्या कौन सी संख्या होती है? हाँ, एक से शुरू होती है, 1 2 3 और इन्फिनिटी तक चलती है, प्राकृत संख्या कहलाती है क्या? हाँ। क्वेश्चन किस प्रकार का बनता है? क्वेश्चन इस प्रकार बनता है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग बोलो क्या होता है? ये होता है n इंटू n प्लस 1/2। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, अगर प्रथम n प्राकृत संख्या दी हुई है और उनका योग पूछे तो किस प्रकार निकालेंगे? n इंटू n प्लस 1/2। ये सेम ही काम आता है कहां पर? एवरेज टॉपिक पढ़ते हैं ना अपन, उसमें भी क्वेश्चन बनता है प्राकृत संख्या का।
तो एवरेज औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो ये योग ही तो निकल रहा है, वहां पर अब ऊपर योग रखने की आवश्यकता होती है ना, तो योग निकालने के लिए ये सूत्र लगा देते हैं, योग निकल जाता है। क्वेश्चन किस प्रकार का बनता है, देखो क्वेश्चन इस प्रकार बनता है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 50 का योग ज्ञात करो, या बराबर मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। ये ऊपर मैंने जो लाइन लिखी है और ये क्वेश्चन एक ही चीज है। ये प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग पूछ रखा है क्या, और नीचे देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस 50 तक का क्या पूछ रखा है, योग। तो इनको ऐसे थोड़ी योग करेंगे, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, इस प्रकार योग थोड़ी करेंगे। ये तो 50 ही दे रखी है, थोड़ी देर बाद में 250 दे देगा। तो इनका योग करने का सूत्र क्या है अपने पास है, ये n, यानी कोई भी ऐसी संख्याएं जो प्राकृत संख्या है और 1 से स्टार्ट हो रही है, यानी प्रथम से, ये देखो प्रथम से ही स्टार्ट हो रही है क्या, और उनका योग पूछे तो करना क्या है, n यानी अंतिम मान। n क्या यहाँ पर क्या है, अंतिम मान है, तो n इंटू n प्लस 1 बटा 2 करना है। n का मान बोलो कितना है, 50, तो 50 गुणा 50 प्लस 1 है 51 बटा 2, 2 के पाड़े से ये कितनी बार है, 25 को 1 से गुणा करेंगे तो हासिल 2, 25 को 5 से गुणा करेंगे तो 125, 125 और 2, बोलो इनका योग क्या आएगा, 1225। ये आंसर है इस क्वेश्चन का, ये आंसर है। कर लोगे क्या, पक्की बात है। करो इस क्वेश्चन को करो, इस प्रकार क्वेश्चन आएगा, प्रथम 80 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो। क्या करियो है, क्या करियो है, 32 40 हो सही को नहीं, थोड़ी बहुत बैठने लगी है, कौन बैठने लगी, कौन बैठने लगी, के लिख रहा के बढ़ देख तो सही ऊपर है, बिया लिखनो है। बत्तीस 40 है, मैथ की कॉपी कड़ा है। कल चेक करूंगा सकलांगी, मैथ की कॉपी चेक करूंगा कल, ठीक है ना, ले गया सगे। देखो प्रथम 80 प्राकृत संख्याओं का योग पूछ रखा है क्या, n इंटू n प्लस 1 बटा n को मान की अड़े 80 गुणा 81 बटा 2 के पाड़ा कितनी बार है, 40 बार, और जीरो है, जीरो को तो जीरो ही रसी, इन कोई परिवर्तन कौन कर सके कमा, तो 4 ने 81 गुणा कर लो, 4 एकम 4, 8 चौके 32, ये कौन है रे पीछे है, गुणा कौन करना मैंने, गुणा कर लोगे क्या, क्या लिखा है मैंने, वर्गों का योग है।
जब भी क्वेश्चन आए प्राकृत संख्याओं इससे संबंधित है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, पहले देखो, इधर देखो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये क्वेश्चन पूछ लिया आपको। ये तो कर ही सकते हैं अपन ऐसे ही क्वेश्चन। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है 6, कितना हो गया? 14। ये तो कर ही सकते हैं। इसके अंदर रखो, अब n का मान अंतिम मान होता है क्या? कितना है? रखो 3, 3 प्लस 1 4, 3 को 2 से गुणा करो, 6 रेके बट्टा, देखो 3 के पाड़े से 2 के पाड़े से 7 को 2 से गुणा करो 14। समझ में आया क्या? कहने का मतलब छोटा क्वेश्चन आए तो अपन कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन छोटा नहीं आएगा। क्वेश्चन तो क्या देगा? बड़ा देगा। क्वेश्चन इस प्रकार आएगा, देखो। तो याद क्या रखोगे? प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग पूछे तो n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6, ये याद रखोगे। देखो हाँ, करो क्वेश्चन का आंसर बोलो। हाँ, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6 रखो मान 20 गुणा 21 गुणा 40 और 41 बटा 6। देखो 3 के पाड़े से ये कितने बार कट रहा है? 3 के पाड़े से ये 2 बार कट गया, 3 के पाड़े से ये 2 के पाड़े से ये 7 को गुणा करो 7, 287 एक जीरो लगा दो 2870 कर लोगे? करो। प्रथम 21 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग।
33 11। और बोलो। 33 11। अनुज, बोलो n का मान क्या है? 21। तो n के स्थान पर 21 रखना है और कुछ करना ही नहीं है, रख दो 21। 21 गुणा 21 और 1 22। 21 का 2 गुणा 42 और 1 43। अनुज 43 यहाँ आया, देखो बट्टे में 6। देखो 2 के पहाड़े से काट लो 11 बार और 3 के पहाड़े से इसको काट लो, ये कितना हो गया? 77 को 43 से गुणा कर लो, 33 11। कर लोगे क्या? 2 सूत्र हैं, दोनों याद रखना। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अब एक तीसरा और लिख रहा हूं। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र क्या था? प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र n+1/2, यही तो था। अब घनों में कुछ नहीं करना, ये लिखना है और लिखकर इसका स्क्वायर करना है। कर लोगे? तीनों सूत्र याद होने चाहिए, लिख लेना, क्वेश्चन आता है इनसे संबंधित है। क्वेश्चन लिखें क्या? करो, इस क्वेश्चन को करो। कितना आया? 30-25। अनुज, बोलो n का मान क्या है? 10 रख लो। 10 गुणा 11/2 का क्या करना है? होल स्क्वायर करना है क्या? कर लो। देखो 2 के पहाड़े से ये कितनी बार है? 5। 5 को 11 से गुणा करेंगे 55 है, तो 55 को 55 से गुणा करना है क्या? कर लो। या 55 का स्क्वायर करना है? 55 का स्क्वायर करना कितना आसान है, अरे है कि नहीं? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 को जस्ट बड़े नंबर से गुणा कर दो, बोलो क्या आंसर आएगा? 30-25 हो जाएगा क्या? तीनों सूत्र याद रखना है, लिख लेना इनको, और जो चीजें बता रही, जितनी बताई है ना, कल लिखी होनी चाहिए मैथ्स की कॉपी के अंदर, ठीक है ना? प्राकृत संख्या कौन सी संख्या होती है, पूर्ण संख्या, दशमलव कितने प्रकार के होते हैं। आगे चलें क्या? अब देखो इसके बाद संख्या आती है, एक तो सम संख्या और एक विषम संख्या। सम संख्या कौन सी संख्या होती है?
वे संख्याएं जो पूर्ण रूप से 2 से विभाजित हो जाती है उन्हें सम संख्या कहते हैं, और जो 2 से विभाजित नहीं होती है उन्हें विषम संख्या कहते हैं। देखो, जो 2 से विभाजित हो जाती है उन्हें सम संख्या यानी इवन नंबर कहते हैं, जैसे -4, -2, 0, 2, 4 कुछ भी हो चाहिए, 2 से विभाजित होनी चाहिए। और विषम संख्या यानी ऑड नंबर है, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो उन्हें विषम संख्या कहते हैं, जैसे -3, -1, 1, 3, 5 ये सभी विषम संख्याएं। इनका पता होना चाहिए। क्वेश्चन उसी प्रकार क्वेश्चन बनेगा, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो सम संख्या पता होनी चाहिए, सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। और प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो, तो विषम संख्याओं का पता होना चाहिए। एक ध्यान रखना, जीरो सम संख्या होती है, ठीक है ना। 0 क्या होती है? सम संख्या। बोलो 0 के अंदर 2 का भाग जाता है क्या? सम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो 2 से क्या हो जाती हैं? तो 0 में 2 का भाग जाता है क्या? अरे जाता है। 0 में कितने का ही भाग दे लो, 0 ही तो आएगा। मैंने बोल दिया 0 में 5 का भाग दो, तो 0 में कोई भी संख्या का भाग दे लो, भाग जाता है, 0 बार जाता है। तो 2 का क्यों नहीं जाता? फिर 2 का भी जाता है, 0 बार ही जाता है। हाँ, 0 सम संख्या है, ठीक है ना। विषम संख्या नहीं है 0, ये ध्यान रखना। विषम संख्या जैसे 1, 3, 5, -1, -3 इस प्रकार विषम संख्या है। ये परिभाषा याद रखना है। जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है वो तो सम संख्या होती है, यानी इवन नंबर कहलाती है। और विषम संख्याएं ऑड नंबर है, जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। कर लोगे क्या? पक्की बात। ये सम और विषम के नियम याद नहीं रखने, अपने को संख्या का छोटा सा उदाहरण लेके चेक करना है बस। ये बोल रहा है सम और सम को गुणा करेंगे तो क्या आएगा? सम आएगा। कैसे पता चला? सम नंबर का पता होना चाहिए। जैसे 2 सम है क्या? 2 सम है। 4 सम है क्या? 4 सम है। दोनों का गुणा करके देख लो, क्या आ गया? क्या आएगा? 8 सम है या विषम है? सम है। तो बस ये आंसर आ गया अपना। कोई भी 2 अपने हिसाब से नंबर ले लो जो सम हो, और उनका गुणा करके देख लो क्या आ रहा है, वही आंसर हो जाएगा। सम आ रहा है तो सम, और विषम आ रहा है तो विषम। जैसे ये देखो, विषम को विषम से गुणा करते हैं तो क्या आता है? क्या पता चला? 1 विषम है क्या और 3 भी विषम है क्या? गुणा करके देखो क्या आ रहा है? 3 विषम है क्या? इसका मतलब आंसर विषम ही आएगा। तो इनको रटना नहीं है, खुद को एग्जाम्पल लेके करना है, आंसर अपने आप आ जाएगा। कर लोगे क्या? जैसे विषम और सम का गुणा करेंगे, विषम और सम का गुणा करो। जैसे 1 विषम है क्या और 2 सम है क्या? बोलो क्या आएगा? 2। जैसे 3 विषम है क्या और 8 सम है क्या? क्या आया? बोलो सम आ रहा है क्या? तो बिल्कुल विषम और सम का गुणनफल हमेशा क्या आएगा? सम आएगा। विषम और विषम का योग सम। क्या पता चला सर? 1 + 3 करके देख लो क्या आया? 4 सम आएगा। कितना भी कर लो सम ही आएगा। आगे नंबर आता है अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। इसे कहा जाता है रूढ़ संख्या। क्या कहा जाता है? रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या बोल दो, प्राइम नंबर बोल दो, या रूढ़ संख्या बोलो। कौन सी संख्या होती है अभाज्य संख्या? एक तो होती है भाज्य और एक आती है अभाज्य। अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है? जो केवल स्वयं से विभाजित हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। ऐसी संख्याएं जो केवल स्वयं से ही विभाजित हो, एक से तो विभाजित होती हैं, सभी नंबर होते हैं। अपने को याद रखना है जो केवल स्वयं से विभाजित होती हैं वे अभाज्य संख्या कहलाती हैं। या फिर इसकी परिभाषा क्या होती है? ऐसा नंबर जिसके केवल 2 गुणनखंड बनाए जा सकते हैं, ओनली फॉर 2 गुणनखंड बन सकते हैं, अभाज्य नंबर कहलाते हैं। और 2 से अधिक गुणनखंड बन गए तो भाज्य होगी वो, और स्वयं के अलावा विभाजित हो गई तो भी भाज्य होगी वो। तो अभाज्य नंबर कौन से नंबर को कहते हैं? ऐसी संख्या जो केवल स्वयं से विभाजित हो और किसी से नहीं। तो एक तो 3 होती है, तो ऐसी संख्या जो केवल एक या स्वयं से विभाजित हो, एक से तो सभी विभाजित होती हैं, तो वो कौन सी संख्या है? 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है क्या? बिल्कुल है, ये याद रखना। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। इसके अलावा इसका क्वेश्चन क्या बनता है? 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। 2 एकमात्र है। एकमात्र का मतलब क्या हो गया? पूरी अभाज्य नंबर में से एकमात्र यही है। 2 एकमात्र है। सम यानी जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, सम अभाज्य नंबर है।
याद रखोगे सम अभाज्य संख्या है। दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, एक तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, इंपॉर्टेंट है। 2 और 3 एकमात्र जोड़ा है जिसमें एक का अंतर है। देखो अभाज्य नंबर बताऊंगा आपको, 2 फिर 3 फिर बोलो 5 फिर 7 11 या 9 11 11 के बाद 13 के बाद 17 17 के बाद 19 15 क्यों नहीं आया, 9 क्यों नहीं आया? 5 में जाए ना 3 में जाए। हाँ, अरे स्वयं का ही भाग जाना चाहिए, इसके अलावा नहीं जाना चाहिए। तो सर मैंने 9 नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? 9 में 9 का और 1 का तो भाग जाता है, अच्छी बात है, क्योंकि ये परिभाषा बोलती है जाओ। लेकिन 9 के अंदर 3 का भी भाग जा रहा है क्या? इसका मतलब 9 नहीं आएगा। 15 नहीं लिया, 15 में किसका भाग जा रहा है? 3 का भी जा रहा है, 5 का भी जा रहा है, 15 का भी जा रहा है, 1 का भी जा रहा है। तो ये तो स्वयं नंबर से ही जा रहा है, एक या स्वयं संख्या से जा रहा है। लेकिन 3 और 5 का भी जा रहा है क्या? इसका मतलब 15 क्या नहीं है? अभाज्य नंबर नहीं है। एक परिभाषा मैंने बताई थी कि एस अभाज्य नंबर उस संख्या को कहते हैं जिसके केवल और केवल कितने गुणनखंड हो? 2 गुणनखंड हो। जैसे सबसे छोटी अभाज्य नंबर क्या है? 2। 2 के गुणनखंड करते हैं, देखो 2 के गुणनखंड 1 और 2 2 ही तो होंगे। 3 के करके देख लो, और इसके बाद 5 के करके देख लो, यही होगा क्या? यही होगा। 4 क्यों ऐड नहीं किया हमने? देखो 4 के गुणनखंड करो, 4 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं? अरे बोलो 3 हो गए क्या? हाँ, तो भाज्य संख्या कहती है ऐसी संख्या जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो जाएं। 3 कम से कम 3 होना चाहिए, 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो जाए, भाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या में ओनली फॉर 2 गुणनखंड होने चाहिए। बोलो एक भाज्य है या अभाज्य? एक है, ये एक है, जो 2 से पहले आता है, एक है, उस एक की बात कर रहा हूं मैं। एक बोलो भाज्य है या अभाज्य? बोलो। भाज्य। देखो एक तो होता है अभाज्य और एक क्या होती है? भाज्य। अभाज्य और भाज्य दोनों की परिभाषा देखो एक बार। मैंने बोल दिया, ये तो बोल रहा है एक या फिर स्वयं का भाग जाना चाहिए क्या? ये कंडीशन है, स्वयं का भाग जाना चाहिए बस, ओनली फॉर है। और ये क्या बोल रहा है? किसी तीसरे नंबर का, किसी तीसरे नंबर का क्या जाना चाहिए? किसी तीसरी संख्या का भाग चला जाना चाहिए, तो वो भाज्य में काउंट होगा, अभाज्य में काउंट नहीं होगा। या फिर इसके अलावा इसकी परिभाषा क्या बनती है? ओनली फॉर है कितने गुणनखंड है? 2 फैक्टरों, यानी इसके 2 गुणनखंड हो सकते हैं, 2 गुणनखंड, ओनली फॉर 2 गुणनखंड हो सकते हैं, ना तो 2 से कम और ना 2 से ज्यादा, ओनली 2 गुणनखंड होना चाहिए। जबकि भाज्य नंबर क्या कहता है? 3 या 3 से अधिक, 3 प्लस यानी 3 से अधिक गुणनखंड फैक्टर हो जाए, वो कौन से नंबर कहलाएंगे? भाज्य नंबर कहलाएंगे। तो जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या बोली? 2 3 5 7 11 इस प्रकार चलती है क्या? इसका मतलब सब में ये कंडीशन लागू होती है, तभी तो अभाज्य नंबर है। भाज्य नंबर की तरफ आओ, सबसे छोटी भाज्य नंबर बोलो, सबसे छोटा भाज्य नंबर। सबसे छोटा भाज्य नंबर क्या है? 4 के बाद 5 तो उधर आ गया, तो 6 के बाद 8 के बाद 9 10, अरे 10 कहां लेके जाओगे? इस प्रकार आ जाए। मैंने एक दोनों में ऐड नहीं किया, बोलो इसमें एक ऐड किया है क्या? इसमें क्या है क्या? तो एक क्या है? एक ने तो भाज्य होता है और नहीं अभाज्य होता है। क्यों नहीं होता है बोलो? याद रखना है, ये एक ने तो भाज्य होता है और नहीं अभाज्य होता है। देखो एक आया, एक अभाज्य के पास आया कि मुझे इसके अंदर ऐड कर लो, तो अभाज्य क्या कहता है कि मेरे कितने गुणनखंड होने चाहिए? तो एक के 2 गुणनखंड कर सकते हैं क्या? एक का तो एक ही गुणनखंड होता है। बोलो भैया जी यहां से तो चले जाओ। इसके पास आया अभाज्य के पास, मुझे भी
ऐड कर लो, तो ये बोल रहा है हमारे तो कितने होने चाहिए, 3 या 3 से अधिक होना चाहिए। अरे बोलो दोनों की कंडीशन में किसी की कंडीशन को अप्लाई कर रहा है क्या ये? तो एक न तो भाज्य होता है और नहीं अभाज्य। तो नोट लगा के लिख लेना, क्या लगा के लिख लेना? नोट। एक न तो भाज्य और न ही अभाज्य नंबर होता है, याद रख लेना, ये नोट लगा के लिख लेना। एक न तो भाज्य होता है और न ही अभाज्य। तो भाज्य और अभाज्य का पता चल गया क्या? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 2। अरे क्या बोल रहा हूं मैं, सबसे छोटी भाज्य संख्या बोल रहा हूं, क्या होती है? 4 होती है। जबकि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे तो हाँ, ये तो सम है, 2 तो सम है, सबसे छोटा जरूर है, अभाज्य जरूर है, लेकिन ये सम है। मैं बोल रहा हूं सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, बोलो क्या है? 3 आंसर होगा। सम ये एकमात्र है, सबसे छोटा अभाज्य है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। याद कर लोगे क्या? पक्की बात है। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती हैं, 25 से अभाज्य संख्या होती है। याद रख लोगे क्या? तो मुझे बताओ 1 से 100 तक है, भाज्य संख्या कितनी होंगी? कितनी होंगी? पक्की बात? 1 से 100 तक 25 क्या होती है? अभाज्य। तो मैं बोल रहा हूं भाज्य संख्या कितनी होंगी? 74। कौन बोल रहा है? अरे टोटल 100 नंबर नहीं है क्या? 100 में से 25 क्या आ गई? अभाज्य आ गई। तो बच्ची कितनी? 75 क्या हो जाएंगी? भाज्य हो जाएंगी। अरे नहीं होगी। क्यों? 74 क्यों होगी? हाँ, एक ने तो भाज्य में काउंट है और नहीं अभाज्य में काउंट है, तो इस एक को भी हटाना पड़ेगा। तो आंसर क्या आएगा? 74 है। 1 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्या होती हैं, तो 74 क्या होती हैं? भाज्य संख्या होती हैं। 74 क्यों होती हैं? एक ने तो भाज्य में काउंट होता है और नहीं अभाज्य में काउंट होता है। तो संख्या बच्ची कितनी? 99। 99 को 2 भागों में विभाजित कर दिया अपन ने। ठीक है ना? याद रखना इनको, क्वेश्चन आया हुआ इनका। ये एक बार करके छोड़ दें, दोबारा चेक कराना तो करते हैं दोबारा। हाँ, अब क्या आता है? भाज्य संख्या, और एक है सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या ये देखो, भाज्य संख्या बता दिया जो एक स्वयं के अलावा अन्य से भी क्या हो, अन्य से भी विभाजित होना आवश्यक है। एक से विभाजित होगा, अच्छी बात है, स्वयं से विभाजित होगा, ये कंडीशन तो अभाज्य में भी लगती है। लेकिन भाज्य में अलग क्या है? एक किसी तीसरे नंबर से भी क्या होना चाहिए? विभाजित होना चाहिए। वो संख्या कौन सी कहलाएंगी? भाज्य संख्या कहलाएंगी। ये देखो नोट, एक ने तो भाज्य है और ने ही अभाज्य है। याद रह जाएगा क्या? याद कर लेना इनको। एक और बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन वो बताओ मुझे, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 11। इसी प्रकार के 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है, बस ये याद रखना। 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? क्या है? 10 है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे बड़ी क्या? 99। अरे 99 भाज्य है क्या अभाज्य? पहले तो ये बताओ, भाज्य है क्या अभाज्य? हाँ, ये भाज्य नंबर है 99। 3 का भाग नहीं जा रहा है क्या? 11 का भाग नहीं जा रहा है क्या? 99 का भाग नहीं जा रहा है क्या? 1 का भाग नहीं जा रहा है क्या? तो फिर 97 है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? 93 होती है। याद रखना इन क्वेश्चनों को। 1 से 100 तक अभाज्य नंबर भी लिख लेना, ठीक है ना?
लिख के लाओगे, कल चेक करूंगा मैं 1 से 100 तक कौन से नंबर अभाज्य होते हैं, बताए हुए मेरे। तो भाज्य संख्या का पता चल गया, अभाज्य का पता चल गया। एक शब्द आता है सहभाज्य, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है को प्राइम नंबर है। अब नाम से देखो सहभाज्य, ये अभाज्य नाम आ जाता है ना तो कंफ्यूजन करता है कि अभाज्य नंबर होंगे कोई और सह यानी साथ में होंगे कोई, लेकिन कोई जरूरी नहीं है अभाज्य ही नंबर हो, कोई जरूरी नहीं है। सहभाज्य या को प्राइम नंबर ऐसे नंबरों को कहा जाता है जिनका एचसीएफ क्या हो जाए, एक। कहने का मतलब उनमें से कुछ भी कॉमन न निकले, उनमें एक के अलावा किसी का भाग न जाए, वो सभी नंबर क्या कहलाते हैं, सहभाज्य संख्या कहलाते हैं। जैसे 2 3, इनका एचसीएफ कितना होता है, कहने का मतलब कॉमन कितना है इनमें से, इनमें भाग कितने का जा रहा है, एक का ही जा रहा है क्या, ठीक है। 11 12, अरे 12 अभाज्य है क्या, अरे नहीं है, मैं बोल रहा हूं 12 अभाज्य थोड़ी है, नहीं है। फिर भी 11 और 12 बताओ सहभाज्य है क्या, है। इनका एचसीएफ कितना आएगा, एक आएगा, ये सहभाज्य संख्या है। बताओ 15 16, 15 16, इन दोनों में से कोई भी अभाज्य नंबर है क्या, है क्या, नहीं है। फिर भी ये क्या है, सहभाज्य नंबर है। तो सहभाज्य नंबर नाम आने से ऐसे मत समझना इसके अंदर कोई अभाज्य नंबर होना आवश्यक है, नहीं। ये इसकी कंडीशन क्या है वो समझो, जिनका महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ क्या हो, एक हो, उन संख्याओं को क्या कहते हैं, सहभाज्य को प्राइम नंबर कहते हैं। ऐसा कोई भी नंबर हो सकता है, जरूरी नहीं उसके अंदर अभाज्य नंबर, ध्यान रखना इसको, ठीक है ना। छोटा सा क्वेश्चन एक और बोल रहा हूं मैं, देखो 4 और 8, बोलो सहभाज्य है या नहीं, क्यों नहीं है, हाँ, इनका एचसीएफ एक नहीं है, एचसीएफ एक यानी इनमें कॉमन एक होना चाहिए, इसके अंदर भाग एक का ही जाना चाहिए। तो इसके अंदर देखो इसका तो एचसीएफ कितना है, 4 है, इनका एचसीएफ कितना है, 4 और 8 का एचसीएफ 4 होता है। ये तो बोल रहा है जिनका एचसीएफ क्या हो, एक हो, ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ एक हो वही संख्या क्या कहलाएंगी, सहभाज्य संख्या कहलाएंगी। कोई भी दो लगातार नंबर ले लो, कोई भी दो लगातार नंबर ले लो, सब क्या होंगे, सहभाज्य। कोई भी दो लगातार नंबर ले लो, मैंने बोल दिया जैसे देखो 66 67, ये कोई दो लगातार नंबर है क्या, बोलो सहभाज्य है क्या, बिल्कुल है। कोई भी ले लो वो सब सहभाज्य संख्या होगी, जरूरी नहीं है उसके अंदर अभाज्य नंबर है या नहीं है। देखो 15 और 16 दोनों भी अभाज्य नंबर नहीं है, फिर भी क्या है, ये सहभाज्य नंबर है। सहभाज्य की जो कंडीशन है ना, वो कंडीशन फॉलो करना चाहिए, वो दो नंबर याद रह जाएगा क्या। परिमेय और अपरिमेय संख्या, देखो भाज्य अभाज्य पढ़ लिए अपन ने, इसके बाद आती है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। बोलो कौन सी संख्या परिमेय और अपरिमेय होती है, क्या कहलाती है वो, परिमेय संख्या। हाँ याद रखना है, परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिख दिया जाए या फिर अंश बटा हर के रूप में लिख दिया जाए, लेकिन एक कंडीशन है इसके अंदर, q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी q का मान कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, अरे q का मान 0 क्यों नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या ऐसी संख्या को कहा जाता है जिनको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन अंश बटा हर का मान कभी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। 0 इसलिए नहीं होना चाहिए, कोई भी संख्या हो उसके अंदर अगर 0 का भाग दे दिया ना तो उसका मान आता है इन्फिनिटी, अनंत, अपरिभाषित। इसलिए ये बोलता है परिमेय संख्या के अंदर कभी भी q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0। मैंने लिख दिया 2 बटा 0 तो भी इसका आंसर क्या आएगा, अनंत। मैंने लिख दिया 8 बटा 0 तो भी इसका आंसर क्या आएगा, अनंत आएगा। तो तभी बोल रहा है q का मान कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0। समझ में आया क्या। तो परिमेय संख्या जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सके और जिनको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है ना, वे संख्या कौन सी कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जिन्हें p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अब देखो छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आंसर देना मुझे। इनमें से कौन सी संख्या परिमेय है,
मैंने इतने नंबर लिखे हैं, इनमें से कौन सी संख्या परिमेय है? दो पॉइंट तीन पे हाँ, इतने नंबर लिखे हैं, इनमें से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? बोलो कौन कौन सी? एक और लिख दी। एक और लिख दी। बोलो इनमें से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? दो बटा तीन है क्या? ठीक है। 0.5 है? 4 नहीं है। 2.3 है। 1 से 2/3 है। 0.333 0 नहीं है। 1 नहीं है। अरे पागलो, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है ना? ये सभी परिमेय संख्याएं हैं, इनको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। अरे 1 है, मैं 1 को 1/1 नहीं लिख सकता क्या? क्या दिक्कत है इसके? अब भी 1 ही है। 0 है, 0 को 0/1 लिख दूं, क्या दिक्कत है? अभी भी ये 0 ही है, p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसा नहीं है परिभाषा जो p बटा q के रूप में लिखी हो। परिभाषा क्या होती है इसकी? ऐसी संख्या जिनको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, वे संख्या कौन सी संख्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती है। इनको लिख सकते हैं अपन। 0.33 इसको 1/3 लिख सकता हूं ना, इसी का तो मान होता है। 1 सही 2/3 इसको भी p बटा q में हाँ। अरे तो मैंने कब कहा नहीं लिख सकते? मैंने ये तो उदाहरण लिए कुछ कुछ है। अब मैं अपरिमेय संख्या बताऊंगा ना, जो अपरिमेय संख्या है ना उनको हटा दो, बाकी बच गई जो संख्या वो सभी परिमेय संख्या हैं। 0.5 को भी लिख सकते हैं क्या? आपने बोला 4 परिमेय नहीं है, क्यों नहीं है? 4/1 नहीं लिख सकते क्या? अब भी 4 ही है ये। 0.5 को 5/10 लिख सकता हूं क्या? फिर 1/2 हो जाएगा, परिमेय संख्या ही है। ये भी परिमेय, ये सभी परिमेय संख्या ही है। तो p बटा q के रूप में किसे नहीं लिख सकते? सबको नहीं लिख सकते। सबको लिख दिया तो फिर ये अलग से क्यों बना? फिर ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, कौन सी संख्या कहलाती हैं? अपरिमेय या इरेशनल नंबर है। जैसे √2। अरे √2 का मान कितना होता है? बोलो 1.4142 चलता रहता है। आप इसके अंदर लगाओगे ना, मोबाइल के अंदर है, तो ये मोबाइल भी लास्ट में आर उर के क्या कर देगा? लास्ट में कुछ ऐसे बना देगा। कहने का मतलब इसका मान चलता रहता है। क्या चलता रहता है? किस प्रकार चलता रहता है? अनावर्ती, अशांत अनावर्ती दशमलव के रूप में चलता रहता है। अशांत अनावर्ती दशमलव के रूप में चलता रहता है। तो बोलो इसके नीचे आप क्या लिख सकते हो? बताओ, आपको पता है कि ये नंबर कहां तक जा रहा है और क्या नंबर है, तो इसको बट्टे में q का मान लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका मान का ही पता नहीं है। तो एक तो अशांत अनावर्ती दशमलव होता है ना, वो कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय। जैसे √3 हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √8 हो गया, √9 हो गया। √9 नहीं, √9 तो 3 हो जाता है। 3 को 3/1 लिख सकते हैं। इस प्रकार के रूट जो पूर्ण वर्गमूल न बनते हो, वो सभी कौन से के अंदर आते हैं? अपरिमेय के अंदर। इस प्रकार के वर्ग रूट के अंदर मान जो पूर्ण वर्गमूल न हो, वो सभी किस में आएंगे? अपरिमेय में आएंगे। एक होता है पाई। पाई का मान क्या होता है? 22/7। ये 22/7 तो अपन ने लगभग मानना है क्वेश्चनों को हल करने के लिए, लेकिन वास्तव में इसका मान 22/7 है। इस 22 के अंदर 7 का भाग दोगे ना आप, तो 3.14 ये चलता रहता है। क्या करता है? चलता रहता। ये तो 22/7 अपन ने मान लिया ताकि मान कट जाए इस प्रकार। वास्तव में इस 22 के अंदर 7 का भाग दो आप, 22 के अंदर 7 का भाग दो। 7 भाग गया, बचा पॉइंट 7 एकम भाग गया, उतारा 0, 7 चौके 28, उतारा 2, 0, 7
7 दूनी 14। अरे ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, रुकता नहीं है। तो 3.14 अपन इतना ही मान लेते हैं, 3.14। वास्तव में 3.14 नहीं होता पाई का मान। पाई का मान वही होता है, कौन सा? अशांत अनावर्ती दशमलव। तो पाई का मान अगर 22/7 लिख के दे देना, पाई का मान 22/7 लिख के पूछे तो हमेशा क्या होगा? ये परिमेय होगा। अगर पाई का चिन्ह इस प्रकार दे दे, पाई का चिन्ह इस प्रकार दे दे, तो ये क्या होगा? अपरिमेय होगा, ध्यान रखना। पाई का मान 22/7 दे और पूछे कि ये परिमेय है अपरिमेय, तो क्या आंसर करना है? और पाई का मान इस प्रकार दे दे, पाई क्या है, परिमेय या अपरिमेय? अपरिमेय होगा, याद रह जाएगा क्या? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कौन सी संख्या होती हैं, पता चल जाएगा क्या? पक्की बात है। हाँ, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं, ये जितने भी लिखी है ना मैंने, सभी परिमेय संख्याएं हैं। कहने का मतलब ये तो मैंने कुछ लिखा है, आप कुछ वो बोल रहा है 50 है, अरे तो 50 के क्या दिक्कत है? 50/1 नहीं लिख सकते क्या? ये भी परिमेय संख्या है। देखो, एक तो होता है जातीय मान और एक होता है स्थानीय मान। वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत आसान चीजें, दोनों प्रश्न आता है इनका। एक तो होता है जातीय मान और एक होता है स्थानीय मान। जातीय मान कौन सा मान होता है? अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता, उसे कौन सा मान कहते हैं? जातीय मान, यानी फेस वैल्यू कहते हैं। कोई भी नंबर हो, उस नंबर के अंदर अपने को किसी संख्या का जातीय मान पूछे, क्या पूछे? जातीय मान पूछे, तो वही नंबर उसका आंसर होता है। जैसे मैंने लिख दिया 3, 2, 0, 1, 8, 5। इसके अंदर मैं बोलूं 2 का जातीय मान, बोलो क्या होगा? 2 ही होगा। यानी इसके अंदर जिस नंबर का जातीय मान पूछे ना, वही उसका आंसर होता है। 2 का जातीय मान 2 होता है, 3 का जातीय मान 3 होता है, 0 का, 8 का, 5 का 5। समझ में आएगा? जातीय मान वही नंबर ही होता है। लेकिन स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान को क्या कहते हैं? प्लेस वैल्यू। इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना, जिस नंबर का अपने को स्थानीय मान पूछे ना, उसके दाईं ओर कितने नंबर हैं, उतने उसके क्या लगाने पड़ेंगे? 0 लगाने पड़ेंगे, वह उसका स्थानीय मान होता है। जैसे अंक जिस स्थान पर है उसके अनुसार उसका क्या हो जाता है? मान होता है। जैसे ये देखो 54823 कोई नंबर है, इसके अंदर किसका पूछा है? 8 का स्थानीय मान पूछा है। ये 8 का स्थानीय मान, 8 के दाईं ओर बोलो कितने अंक है? तो 2 क्या लगा देना? 0। तो इसका बोलो स्थानीय मान कितना है? 800 है। मैं आपको पूछूं 4 का स्थानीय मान बोलो 4000 है, बोलो कितने नंबर है? तो 3 क्या लगा दो? 5 का स्थानीय मान बोलो क्या हो जाएगा? 4000। कर लोगे क्या जातीय मान और स्थानीय मान? एक क्वेश्चन आता है, इकाई अंक है, इकाई यूनिट है, इकाई अंक का जातीय मान और स्थानीय मान समान होता है, हमेशा ध्यान रखना। इकाई का मतलब है ये दोनों मान है, देखो 54823 और इधर भी संख्या 54823 है। मैं आपको इस 3 का जातीय मान पूछूं तो बोलो कितना दोगे? 3 ही तो दोगे। और मैं इस 3 का आपको स्थानीय मान पूछूं तो कितना दोगे? 3 ही दोगे। हमेशा ध्यान रखना, इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट का जातीय मान और स्थानीय मान क्या होता है? समान होता है। कर लोगे क्या? देखो एकदम आसान है, लेकिन क्वेश्चन जब पेपर में आता है ना, तो वहां कंफ्यूजन हो जाता है, किसके तो 0 लगाने होते हैं, किसके 0 नहीं लगाने होते। तो थोड़ा इसको याद रखना। जातीय मान यानी जाति है ना, जाति, जाति कभी क्या नहीं होती? बदलती नहीं है। बदलती नहीं है इसका मतलब मान बदलता ही नहीं है। जो अंक जिसका जातीय मान पूछे वही आंसर होता है। जैसे 4 का जातीय मान है 4, हाँ कुछ बदलना ही नहीं है, लेकिन स्थान बदलता रहता है। क्या? स्थानीय मान, प्लेस, स्थान बदलता रहता है, बदलता रहता है। इसका मतलब इसका मान बदलेगा। जैसे 4 का, जैसे 2 का अपने को स्थानीय मान पूछ लिया तो कितना आएगा? 20 आएगा। ये मैं अब तो बताया यार मैंने, 3 का 3 ही होगा। ये तो बताया इकाई अंक, जातीय मान और स्थानीय मान है इकाई अंक का सेम ही होता है। जैसे आप इस 3 का जातीय मान क्या बताओगे? 3। और इधर 3 का स्थानीय मान क्या बताओगे? क्यों? दाईं तरफ कोई नंबर ही नहीं है, नंबर ही नहीं है तो 3 ही आएगा। ये देखो स्थानीय मान इस प्रकार चलता है।
इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, अपन गिनते हैं ना, बस वही मान आता है। इकाई, इकाई के अंदर इकाई यूनिट एक ही मान है। दाई, दाई यानी 10 होता है क्या, तो 2 के अंदर 10 है, 2 के अंदर 10 है, इसका मतलब है इकाई, दाई, सैकड़ा, 8, 8 का स्थानीय मान के साथ सैकड़ा है, तो 8 का क्या हो जाएगा 800। अरे 8 का मैं स्थानीय मान पूछूं तो आंसर क्या दोगे आप? 800। कर लोगे क्या? पक्की बात है? जितनी चीजें बताइए उतनी कल पूछ लूं क्या? यस सर। पक्की बात है? यस सर। एक होता है विभाजन का सूत्र। क्या होता है? विभाजन का सूत्र है भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस से शेषफल। याद रखना ये, देखो इस प्रकार पढ़े होंगे 2 कंधे, यस सर। ठीक है ना? क्या होता है? भाजक है, भागफल, नीचे शेषफल। पढ़ा होगा ना? ये इस प्रकार ही तो होता है। एक तरफ होता है भाजक है, भाजक का भाज्य के अंदर क्या दिया जाता है? भाग दिया जाता है। भाजक का भाज्य के अंदर भाग दिया जाता है। भाग पूरा पूरा चला जाता है उसे क्या कहते हैं? भागफल। और जो पूरा नहीं जाता है, कुछ शेष रह जाता है, उसे क्या कहते हैं? शेष का फल। तो इसी को ही वापस प्राप्त करने के लिए ये बनता है। कैसे बनता है बोलो? इसका इसके अंदर भाग दिया था क्या? अरे भाजक का भाज्य के अंदर भाग दिया था क्या? भाग देने पर भागफल प्राप्त हुआ था क्या? ये बोल रहा है वापस मान प्राप्त करने के लिए वापस भाज्य यानी ये दोनों कंधों के बीच वाला मान प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इन दोनों कंधों को टकरा दो, दोनों कंधों को टकरा दो। इसका मतलब क्या कर दो? इनका भाजक गुणा भाजक गुणा दोनों कंधों को टकरा दो यानी गुणा कर दो, और जो बचा है उसको जोड़ दो। बचा क्या था? इनको जोड़ दो। बोलो क्या प्राप्त हो जाएगा? भाज्य प्राप्त हो जाएगा। तो भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणा भागफल प्लस का। याद रखना, ये पूछा जाता है क्वेश्चन में। 4 ऑप्शन इस प्रकार ही देगा ये, कहीं इसको पहले दे देगा, यहाँ भाजक गुणा शेषफल प्लस भागफल दे देगा, इनको आगे पीछे कर देगा, भाज्य बराबर है। ये याद रखना, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये इसका इंग्लिश में है। कर लोगे क्या? कल मैं पढ़ाऊंगा आपको विभाजिता का नियम। क्या पढ़ाऊंगा? विभाजिता का नियम। हाँ, विभाजिता के नियम। आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।